तो हेलो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बायोलॉजी का क्लास कराया था 64 मैंने PIQ को उसको 64 PIQ से मैंने जो 64 कॉन्सेप्ट थे उससे मैंने 320 क्वेश्चन कराया था। उसी तरह हम केमिस्ट्री का जो पिछले एग्ज़ाम में NTPC के 65 क्वेश्चन थे उससे हम लोग पूरा गुने 5 करके 65 बचे लगभग आपको 400 के आसपास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराएंगे और आपको 65 कॉन्सेप्ट से 400 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देख के जाएं क्योंकि यह एक कंप्लीट वर्जन है PIQ क्वेश्चन का और उससे डिटेल एनालाइज भी है। तो अगर आप ये करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हाई चांस है कि आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैंने हर PIQ के साथ 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्री में दिया है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है एक्टिनोइड से, ठीक है। एक्टिनोइड से है और थोरियम से कि एक्टिनोइड श्रेणी में कुल कितने तत्व होते हैं, तो है 14। फिर बोला परमाणु संख्या 90 से 103 आने वाले किस श्रेणी में रखा जाता है, तो एक्टिनोइड से बोला जाता है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस खनिज में पाया जाता है, तो मोनोजाइट बालू में। फिर बोला कौन सा एक्टिनोइड तत्व परमाणु बम बनाने में मुख्य रूप से उपयोग होता है, तो प्लूटोनियम होता है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में एक्टिनोइड्स पाए जाते हैं, तो F ब्लॉक के, ठीक है। फिर बोला है डिटर्जेंट और एस्टेरिक एसिड से। डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इनमें साबुन के गुण होते हैं, परवशीय अम्ल नहीं होते हैं, ठीक है। कठोर जल में सफाई के लिए साबुन से बेहतर कठोर जल में सफाई के लिए साबुन से बेहतर क्या होता है, तो होता है डिटर्जेंट, ठीक है। डिटर्जेंट आपको पता है सरफ और सब डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट में झाग पैदा करने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो सोडियम लोरिल सल्फेट है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो साबुनीकरण कहलाता है। देखिए, मैं फर्स्ट क्लास इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। फिर बोला है शेविंग क्रीम में किस अम्ल का उपयोग उसे मुलायम बनाने के लिए किया जाता है, तो है अस्टियरिक अम्ल, ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रसायनों का सर्माट, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है और इसका सूत्र होता है H2SO4। संपर्क प्रक्रम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड जिसका सूत्र होता है V2O5। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर बोला सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो है अम्लीय अवर्षा। आपको पता होता है कि NO2 प्लस SO2 ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, यानी जो आपका सल्फ्यूरिक जो अम्लीय वर्षा होता है उसके लिए सबसे यह ज़्यादा यही सबसे बड़ा उत्तरदायक होते हैं। तेल के शोधन में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। अब अगला हमारा है हाइड्रोजन ग्रुप 1 का जो कॉन्सेप्ट है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो प्रोटियम। आपको पता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक क्या नाम है यार, थोड़ा दिमाग से आ रहा है, उतर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O। और वनस्पति तेलों में वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो हाइड्रोजन होता है। सूर्य और तारों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। अगला कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस से कैरेक्टरिस्टिक है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, तो नीले को लाल में बदलता है और लाल को नीला में बदलता है। और वो लाल को नीला में कौन बदलता है, वो क्षार वाला बदलता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसी को बोला जाता है और MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नायलॉन से रिलेटेड, ठीक है। नायलॉन का नाम किन 2 शहरों के नाम पर पड़ा है, तो न्यूयॉर्क और लंदन के। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो है आइसोप्रीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो है केवलर का।
नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये टेफ्लॉन की, ये बहुत बार पूछा गया है। प्लास्टिक की बोतलें बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग होता है? तो PET, ठीक है। और ये भी बहुत से, ये जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ अक्सर किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोनस्टेन-लोअरली थ्योरी से कि लुईस सिद्धांत के अनुसार क्षार क्या है? तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला। लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला। लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला। जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो एम्फोटेरिक होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7.0 होता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में कौन सा आयरन देता है, कौन सा आयन देता है? तो H+ आयन देता है, ठीक है। डाइजोनियम, अगला कॉन्सेप्ट है डाइजोनियम कंपाउंड से कि डाइजोनियम लवणों का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में होता है? तो रंजक। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो C6H5N2Cl होता है। एजोडाई का रंग किसके कारण होता है? तो बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N बॉन्ड समूह के कारण होता है। तो ये आपका है, ये आप लोग याद रखिएगा। कपड़ों की रंगाई में देखिए इनके बीच ना ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। कपड़ों की रंगाई में कौन से कार्बनिक यौगिक सबसे महत्वपूर्ण है? तो है एरोमेटिक एमीन्स है। प्रयोगशाला में रसायनों के संश्लेषण में डाइजोनियम सॉल्ट का क्या महत्व है? तो यह विभिन्न कार्यात्मक समूहों को जोड़ने में मदद करता है। अब देखिए डाइजोनियम कंपाउंड से हमारे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो कि सब किसी ने गलत किया था, क्योंकि डाइजोनियम कंपाउंड अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो उससे भी ये 5 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इन 5 क्वेश्चनों को रखना जरूरी समझा, क्योंकि अगर पिछले एग्जाम में पूछा है तो शायद इस बार पूछ दे, ठीक है। तो संभावना होती है कि उसी कॉन्सेप्ट पे RRB के क्वेश्चन रिपीट करती है। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवोइजिए ने दिया था। रासायनिक अपक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो अपकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्रस्ट ने दिया था। फिर बोला उत्प्रेरक की अपक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करता है? तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके दर बढ़ाता है। किसी बंद तंत्र में कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, यह कौन सा नियम है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला कॉन्सेप्ट है कैल्सिनेशन और मेटलर्जी से, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग या भर्जन। धातुओं का निष्कर्षण के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो धातुकर्म या मेटलर्जी कहलाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मरकरी का है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है? तो ये लोहा का होता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह किसे कहा जाता है? तो समूह 18 जिसको नोबेल ग्रह से उसको अगर ट्रिक से याद करें तो हिनियार क्रिज है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपका नोबेल गैस है। हेलोजन आवर्त सारणी के किस समूह में थे? तो ये समूह 17 में है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिक में फकल बोरियन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, फकल बोरियन यानी ब्रोमीन, ये सब आते हैं आपके, ठीक है। अब आता है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है? तो ब्रोमीन है। अधातु, ठीक है। कौन सा? अधातु, तो ये ब्रोमीन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल के नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% होता है, ठीक है। और अब अगला कॉन्सेप्ट है हेराल्ड यूरे हैवी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने प्राकृतिक समस्थानिक हैं? तो प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। देखिए जो पीछे मैंने भूल गया था वो है ट्रिटियम, ठीक है। और कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? तो ये ट्रिटियम होता है। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.008 होता है। ड्यूटेरियम की खोज के लिए यूरो को कब नोबेल मिला था? खोज किसने किया था? तो यूरे ने किया था, और उनको नोबेल कब मिला था? 1934 में। तो ये याद रखिएगा। हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में जान लेते हैं कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट
1/2 H2O हाफ जल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। CaOCl2 होता है, शायद उसका सूत्र होता है, एक बार देख लीजिएगा आप। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल बोलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। अब हम लोग देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोल्डस्टीन को दिया जाता है, ठीक है। और लेकिन प्रोटॉन का नाम कौन दिया था? तो वो दिया था नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने दिया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ना इनका ना आप एक बार मतलब जब कब खोज किया गया वो डेट देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन भी पिछले बार न्यूट्रॉन का खोज का डेट दिया था, तो ये 1934 है शायद, ठीक है। 34 के 32 है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन 34 मेरा मानना है सही है। और ये 1897 होगा, 97 या 98 के आसपास है, तो ये भी देख लीजिएगा। मतलब इसका एक बार आप डेट निकाल के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है पिछले क्वेश्चन में, उसका कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ कि दूध किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? तो वो पाइस है, इमल्सन है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण को क्या कहते हैं? तो टिंडर प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। कोहरा किसका उदाहरण है? तो एरोसोल कहता है, जिसमें गैस में द्रव होता है। रक्त किस प्रकार का कोलाइड है? तो सॉल होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस नियम पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3XH2O, ठीक है। तो ये आपका लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र है। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर दूधिया क्यों हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। और कैल्शियम कार्बोनेट का आपको ये निर्माण होता है, तो वो जो क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बन चाहिए, तो वो CO2 से लेता है, ठीक है। तो बोला है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उस मात्रा पे ये बता दिया मैंने, बायोलॉजी में बताया था। अगला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे आयोनिक बॉन्डिंग से, कि आयनिक बंधन किन के बीच होता है? तो धातु और अधातु के बीच होता है। जैसे कि यहाँ पे NaCl की बात करें तो Na में सोडियम जो धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो मजबूत स्थिर वैद्युत बल के कारण। अगला क्वेश्चन है कि क्या आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में बिजली के सुचालक होते हैं? तो नहीं, केवल गलित या जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, इसमें शेयरिंग होता है। जैसे Na और Cl है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। कार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार के आबंध बनाता है? तो सहसंयोजक आबंध बनाता है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे एलॉय से मिक्सचर से, कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक से। कौन सा किस धातु से मिलकर बना है? तो तांबा और टिन, यानी कॉपर और ये टिन से होता है, SN। और स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाते हैं? तो क्रोमियम और निकल को मिलाते हैं। टंका धातु किसका उदाहरण है? तो ये सीसा और टिन का है, Pb और SN बोलते हैं। अमलगम में एक धातु हमेशा कौन सी होती है? तो होता है पारा, मरकरी। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है डोब्राइनर का ट्रिक नियम है, उससे हम देखेंगे कि डोब्राइनर के ट्रिक नियम के अनुसार बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो साथ के कैसा होता है? तो औसत होता है, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक ही लागू था? तो वह कैल्शियम तक था ही लागू। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो वो किया था डोब्राइनर ने। डोब्राइनर के ट्रिक का एक उदाहरण है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त हैं? तो 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो वो दिया था मोसले ने। कौन सा खनिज ऊष्मा सुचालक लेकिन बिजली का कुचालक है?
तो है अभ्रक, माइका। विद्युत प्रेस के हीटिंग एलिमेंट में किसका उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। अधातु होते हुए भी कौन सा बिजली का अच्छा शुल्क है? तो ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? तो ये कार्बन के है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मेंडलीव का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो वो परमाणु द्रव्यमान पर है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में किन तत्वों के खाली जगह छोड़ी थी? तो एक का एल्युमिनियम, गैलियम, एक का सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए। अब है मेंडलीव की सारणी में आवर्त और समूह की संख्या कितनी थी? तो 7 आवर्त थे और 8 समूह थे, जबकि इस अभी कितना है? 8 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी मोजेले को बोला जाता है। मोजेले की आवर्त सारणी किस पर रहती है? तो परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर, जबकि ये मेंडलीव का कितना था? तो वो द्रव्यमान पर था। अब अगला कॉन्सेप्ट है कोबले रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कोबले अभिक्रिया द्वारा मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? तो सैलिसिलिक अम्ल बनाया जाता है। एसिप्रिन दवा किस अम्ल से प्राप्त किए थे? तो सैलिसिलिक अम्ल से। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। और यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वोहलर ने किया था। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इनहिबिटर रिएक्शन रेट से। वो पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक कहलाता है। जैविक उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? तो एंजाइम कहते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो उनमें मिलाया जाता है परीक्षक। तेल और वसा के ऑक्सीकरण को रोकने के वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग फिक्सर के रूप में होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। अगला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे लेंथेनाइट्स। मैंने पीछे पहला देखा था एक्टिनाइट्स, अब देखेंगे लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट किस आवर्त सारणी के तत्व हैं? तो आवर्त 6 के हैं, ठीक है। और दुर्लभ मृदा तत्व और रेयर अर्थ एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है? तो लेंथेनाइट्स को। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये 57 से 71 होती है, जबकि मैंने पहला वाला करा है एक्टिनाइट्स को, वो भी देख लीजिएगा। लाइटर के पत्थर यानी फ्लिंट बनाने में किस लेंथेनाइट धातु का उपयोग होता है? तो होता है सीरियम का। लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो एफ इलेक्ट्रॉनों को कमजोर परीक्षण प्रभाव, ठीक है। अब हमारा आया कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट ड्रिंक सोल्युबिलिटी में, ठीक है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हेनरी का नियम किसे समझते हैं? तो गैसों के द्रव में विलयता। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाते हैं? तो हीलियम का। ठोस द्रव में विलयता तापमान बढ़ने पर आमतौर पर क्या होती है? तो वो बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा कि गर्म पानी में ज़्यादा चीनी घुलेगी ठंडे पानी की अपेक्षा। पॉल एलरिक यानी केमोथेरेपी के बारे में करेंगे। तो कीमियोथेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल एरलिच को। ये पॉल एरलिच है और उन्हें केमियोथेरेपी के पिता कहा जाते हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुई है? तो मैंने बताया था कवक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 किसके किरणें उत्सर्जित करता है? तो वह गामा किरणें। सल्फर ड्रग्स पूछता है कि कैंसर के इलाज के लिए कौन से धातु का होता है? तो कोबाल्ट 6, ये याद रखिएगा। सल्फर ड्रग्स का उपयोग किसके विरुद्ध में किया जाता है? तो जीवाणुओं के, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को। अब हमारा आता है विनेगार प्रिजर्वेशन से कॉन्सेप्ट का कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक क्यों मिला जाता है? तो नमी कम करने और बैक्टीरिया को रोकने के लिए। सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ होता है? तो खाद्य परीक्षण के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल को। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने। अब हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलीमर नायलॉन से कि कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? तो रेयान को। पैराशूट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन को। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। इलेक्ट्रिक स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बेकेलाइट का। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लेसिनिंग टेस्ट या नाइट्रोजन। कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन और सल्फर की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह है आपका
लेंसे परीक्षण, ठीक है, यही आपका है लेंसे, यही बोला लेंसे टेस्ट, लेंसे परीक्षण। यूरिया में बोला है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 46%। प्रोटीन के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए। आयोडीन टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो स्टार्च की। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेनेडिक्ट बिलियन का। किसका, बेनेडिक्ट बिलियन का। अब अगला हमको देखेंगे एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है, तो 5.6 से कम। ताजमहल का रंग पीला पड़ने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा, जिसमें SO2 और NO2 मानते हैं। स्टोन कैंसर किसके कारण किसे कहा जाता है, तो अम्लीय वर्षा द्वारा संक्रमण का पीला होना। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है, तो लाइकेन होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो वो बुझा देता है। अब देखिए हम लोग लगभग आधा हम लोग कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और आधा कॉन्सेप्ट बाकी है ओनली। तो हमारा है क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी से निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्रास्टन ने दिया था। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात क्या है, तो 1:8 है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि H2O होता है और H2O का आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 और 16 काटेंगे तो 1:8 आएगा। तो ये दिया हुआ है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के अनुसार अनुपात कितना होता है, तो 2:1, ठीक है, ये दिया है। जैसे आपको बता दूं ये क्यों 2:1 हो गया, क्योंकि आपको H2O दिया है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो वहीं दिया है 2:1, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। बोला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था, तो रिचटर ने दिया था। भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है, क्योंकि D2 क्योंकि ड्यूटेरियम है D, ये आपको पता है कि हाइड्रोजन का ही रूप है। तो अब इसमें देखिए D2 का, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है उसका द्रव्यमान, और ये 16 हो गया। और आपको हाइड्रोजन पता है 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और 3, तो 2 वाला में क्या आता है, ड्यूटेरियम आता है, तो ये 2 हो गया, तो 2 और फिर उसमें 2 दिया है, ठीक, तो 4, 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मैग्नीज स्टील इंडस्ट्री से कि स्टील को कठोरता प्रदान करने वाले के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन और मैग्नीज। मैग्नीलियम किन धातुओं का मिश्रण है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीज का। शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है लाल दवा। ये जब भी आप कोई मतलब देखिए हम लोग जहाँ पे है ना, हम लोग ICR में, तो वहाँ पे गाय भैंस भी होता है, तो डायरेक्ट ऐसे कहीं भी जाना नहीं होता है। अगर आप किसी जानवर के घर में घुस रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री में घुस रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं जाना होता है। वहाँ पे ना आपके सामने लाल दवा पानी छिटा होगा, उसमें पाँव धो के जाना होता है आपको, तो ये होता है लाल दवा। इस्पात में जंग रोकने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो क्रोमियम होती है। अब हम लोग आते हैं कोरोजन और रस्टिंग से क्वेश्चन देखेंगे। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते के पर चढ़ना क्या कहलाता है, तो एसिड लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार बढ़ जाता है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत किसके कारण जमती है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट से। और चांदी का काला पन्ना किस गैस का कारण होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S का। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सोर्बिक एसिड प्रिजर्वेशन का, ठीक है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल का यूज करते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो है सोडियम बेंजोएट। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नोट प्रतिबंधित है। देखिए जो आप पॉकेट वाला दूध लेते हैं ना, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि पॉकेट वाला दूध नहीं खाना चाहिए। डिब्बा बंद भोजन में बैक्टीरिया रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निसिन का किया जाता है। नमक और चीनी खाद्य परीक्षण के रूप में कैसे कार्य करते हैं, तो पराशर द्वारा नमी शोक का।
अगला क्वेश्चन है हमारा है, अगला कॉन्सेप्ट एसिड रेन से, ठीक है, कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला और तेल का दहन। कौन सा प्रदूषण क्रैंकिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो SO2 को। नाइट्रस ऑक्साइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लाफिंग गैस को। प्रकाशित रासायनिक धुंध का मुख्य घटक क्या है, ओजोन और पैन। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। हमारा अगला है कि गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो यदि ट्रिपल G का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया कैसी होगी, तो स्वतः स्फुट यानी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273.15 सेल्सियस में, या केल्विन बोले तो 0 केल्विन। वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा न तो अंदर आती है न बाहर जाती है, क्या कहलाती है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। अगर आपको ऊष्मा के बारे में या तापमान के बारे में पढ़ना है अच्छे से, तो मैंने तापमान का क्लास करा रखा है, हीट का, आप एक बार जरूर देखिएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच, इसका हम लोग देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। अब ये हो गया घरेलू ब्लीच में मुख्य घटक कौन सा है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस निकलती है, तो विरंजक का कार्य करती है, वो है क्लोरीन। रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन का। फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है, तो वो है क्लोरीन। अगला कॉन्सेप्ट है एसिटिक एसिड या हार्मन कोबले का। सिरके में एसिटिक अम्ल की सांद्रता लगभग कितनी होती है, 4% से 8%। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है। प्रयोगशाला में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एसिटिक अम्ल का निर्माण किसने किया था, तो हरमन कोल्बेन किया था। एस्टर की गंध कैसी होती है, तो फलों जैसी मीठी गंध होती है। देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, जिसका प्रॉपर्टी परमाणु अविभाज्य है। यह कथन किसका था, तो जॉन डाल्टन का। डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु का भार कैसा होता है, तो समान होता है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। अब हमारा आता है pH स्केल एसिडिटी के बारे में, कि pH स्केल की सीमा क्या होती है, तो 0 से 14। शुद्ध जल का pH मान 7 है, यह कैसा है, उदासीन है। यदि किसी विलयन का pH मान 0 है तो वह कैसा होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा। रक्त ब्लड का pH मान कितना होता है, तो 7.4, हल्का क्षारीय होता है। लार का pH मान खाने से पहले, खाने के बाद कैसा होता है, तो पहले हल्का क्षारीय होता है, बाद में अम्लीय होगा। आयोनाइजेशन और इंथैल्पी से हम लोग देंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो घटता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली तत्व कौन से, तो है फ्लोरीन की। किस समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, तो समूह 17 हाइड्रोजन की। निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होनी चाहिए, तो 0 होनी चाहिए। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता वाला किस तत्व की है, तो वह है हीलियम की। उसमें आयनीकरण की क्षमता सबसे ज़्यादा रहती है हीलियम की। अब अगला कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन से। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और मैंने इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। अगला कॉन्सेप्ट है टिश्यू बायोलॉजी मिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो रक्त को शरीर के बाहर जमने से रोकने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट या EDTA, ठीक है।
रक्त को शरीर के बाहर जमने से रोकने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? बोला है कि मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल हमारे मतलब मांसपेशियों में जुड़े रहते हैं तो हम लोग को दर्द महसूस होता है जब ज़्यादा काम करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि देखिए शरीर के बाहर बोला है कि जब आप खून किसी को देते हैं तो आप देखे होंगे कि खून का पाउच लगाते हैं तो वो जमना नहीं चाहिए। और वो जमता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या मिलाते हैं? EDTA मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट या EDTA मिलाते हैं। इस वजह से वो खून का जो पॉकेट है नहीं जमता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम। DNA की शर्करा कौन है? डीऑक्सीराइबोज है। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन है। ये सब पता है आप लोगों को। तो अगला हम लोग कॉन्सेप्ट में आएंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH2 है। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो CaOH2O को। बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो CaO को कहते हैं। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो अस्ट्रेंशियम को इसकी वजह से। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? तो बेरियम की वजह से। ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एटॉमिक रेडियस से कि आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? तो है हाइड्रोजन या हीलियम। सबसे बड़ा परमाणु किस तत्व का है? तो सीजियम। ठीक। और इसी को सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। सबसे बड़ा परमाणु किस तत्व का है? तो है सीजियम और फ्रांसियम का। बोला है कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो है घटता है। ठीक है। बाएं से दाएं जाएंगे तो वो धात्विक गुण घट जाएगा। क्षारीय धातुओं में को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए उसका कारण है क्योंकि वे हवा और पानी के साथ बहुत सक्रिय होते हैं। ठीक। क्षारीय धातु में जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को आप बाहर नहीं रख सकते। सोडियम को आपको पता है ना, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो है लिथियम। ठीक है। अब आते हैं और सबसे भारी धातु बोलते तो कौन सा हो जाएगा? वो ऑस्मियम होगा। ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अब हमारा आ गया कॉन्सेप्ट रिएक्टेंट और केमिकल रिएक्शन से। रासायनिक अपक्रिया का अंत में बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उत्पाद बोलते हैं। वो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाते हैं? ऊष्मा शोषी कहलाते हैं। और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसमें ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर उसका रंग बदलना क्या दर्शाता है? तो विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो है संयोजन अपक्रिया। क्योंकि दो मिलके एक उत्पाद बनाए तो उसको संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। अब आता है हमारा हेबर प्रोसेस कैटलिस्ट के बारे में कि हेबर प्रक्रम में अमोनिया के उत्पाद के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? तो वह है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वर्धक के रूप में हाइबर विधि में किसका उपयोग होता है? तो मोलिब्डेनम का, MO का। अमोनियम गैस का जलीय विलयन कैसे होता है? तो क्षारीय होता है। अश्रु गैस टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन। वनस्पति तेल से घी बनाने के में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो निकेल का। वनस्पति तेल से घी बनाने के में किस उत्प्रेरक का होता है? तो निकेल का। अगला क्वेश्चन है कंजुगेट एसिड या बेस से कि H2O का संयोजी अम्ल क्या होगा? तो H3O+। NH3 का संयोगी अम्ल क्या है? तो NH4+। बोला है कि एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3:1 इसको बोला जाता है अम्लराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, अम्लराज। ठीक है। और अनुपात कितना आता है? 3:1। ठीक। आगे बात बढ़े तो हम लोग का क्या होगा क्वेश्चन कि पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है। HCl होता है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता है।
अब आप अगला कॉन्सेप्ट है गिब्स फ्री एनर्जी या स्पॉन्टेनिटी का है, ठीक है। किसी स्वतः स्फूर्त की प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन कैसा होता है, तो वह धनात्मक होता है। रासायनिक समयावस्था पर का मान क्या होता है, तो 0 होता है। देखिए ये स्पॉन्टेनिटी का, ये इससे 2 क्वेश्चन आए थे पूरे एनटीपीसी में, तो दोनों बार जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग है, वो थोड़ा देखते हैं। ईंधन सेल की दक्षता किस राशि को मापती है, तो वो गिब्स मुक्त ऊर्जा को। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में का मान कितना होता है, तो ऋणात्मक होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत कैसा क्वेश्चन था जो कि बहुत लोग गलती करके जाते हैं, तो एक बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बर्फ़ का पिघलना किस प्रकार का प्रक्रम है, तो ऊष्माशोषी और स्वतः स्फुरित होती है। अगला कॉन्सेप्ट है एसिटिक एसिड और मेथनोलिक कार्बोनिलेशन का। मेथनॉल का सामान्य नाम क्या है, तो वुड स्पिरिट है। जहरीली शराब के सेवन से अंधापन किस रसायन के कारण होता है, तो मिथाइल एल्कोहल मेथनॉल से है। एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मेथनॉल और पिरिडिन मिलाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो एसिटिल एथिलीन का। जो हम लोग पीते हैं तो एथिल अल्कोहल होता है, लेकिन जब उसको पीने के लिए अयोग्य बनाना है तो उसमें मेथनॉल और पिरिडिन मिला देंगे, तो उससे कोई नहीं पीता है। और पता है कि जब आप फलों को पकाते हैं कृत्रिम रूप से तो एसिटिलीन या एथिलीन बना करते हैं। कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला कॉन्सेप्ट की बात करें हमारा, तो है विलियमसन सिंथेटिक या ईथर का। ईथर का सामान्य सूत्र क्या है, तो ROR है। निश्चेतक के रूप में यानी एनेस्थेटिक बोले, यानी आपको क्या बोलते हैं बेहोश करने के में सर्जरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो डाइथाइल ईथर या क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, इससे जहरीली गैस क्योंकि पॉइजन में बदलने से रोकने के लिए। क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म को रंगीन गैस में नहीं रखेंगे तो अगर सूर्य का प्रकाश पड़ गया ना तो वो जहरीली गैस बन जाता है। ईथर जल में कम विलय क्यों होते हैं, तो हाइड्रोजन अवधान की कमी के कारण। विलियमसन सिंथेटिक मुख्य रूप से किस प्रकार के ईथर के बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है सममित और असममित ईथर के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रॉपर्टीज। किसी यौगिकों में तत्वों का भार हमेशा स्थिर रहता है चाहे वह किसी भी स्रोत में प्राप्त हो। तो यह कौन सा नियम है, तो यह निश्चित अनुपात का नियम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात क्या है, तो वह 3:8 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये पता होना चाहिए क्यों है कि आपको पता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगा, यानी 12 और 32 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हम 4 से, तो ये 3 मर्त में और ये 8 मर्त में, तो 3:8 यही दिया था हमारा। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट है मेरा, अगला क्वेश्चन कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार अनुपात क्या है, तो 14:3 है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया था। तत्वों के प्रतीक के देने की आधुनिक प्रणाली किसने की थी, तो है बर्जिलियस ने। बोला अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 6.022 10⁻23 होता है। ये सब किसी को पता होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए अब मेरा लास्ट ही लपलप चल रहा है क्योंकि 65 है और हम लोग 53 के पहुँच गए हैं और बहुत ही कम समय रहा है, अब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो डैश ग्रहण करता है, तो प्रोटॉन और H+। ठीक है, जो पदार्थ प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उभयधर्मी बोलते हैं। लुईस अम्ल का एक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, तो BF3 या AiCl3। सिरका और बेकिंग सोडा की अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, तो अम्ल क्षार न्यूट्रलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसान क्या मिलाते हैं, तो चूना या कैल्शियम कार्बोनेट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा डी ब्लॉक से संक्रमण तत्व जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आते हैं, तो वह डी ब्लॉक में आते हैं। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है, तो है टाइटेनियम को। तरल धातु कौन सी है, तो है पारा। हीमोग्लोबिन में कौन सी डी ब्लॉक धातुएं पाई जाती है, तो है लोहा और Fa। बोला जाता है विटामिन B12 में कौन सी संक्रमण धातु होती है, तो कोबाल्ट होता है। अगला कॉन्सेप्ट की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो
आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को किस आवर्ती फलन होता है, तो वो परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वह समूह बोलते हैं। और आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ये सब पता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन से है, तो वह फ्लोरीन है। आवर्त सारणी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन से है, तो यूरेनियम है। प्राकृतिक तत्व बोला तो यूरेनियम है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या पेट्रोलियम से। कच्चे तेल को शोधन से प्राप्त सबसे हल्का घटक कौन सा है, तो है पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से। डीजल की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो सीटेन संख्या या सीटेन नंबर। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम कहा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस से, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो वह जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaO CSO2 2H2, और वहीं में अगर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो हाफ H2 हो जाएगा। सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए क्या मिला जाता है, तो जिप्सम मिलाया जाता है। टूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्ति और साँचा बनाने के लिए POP का उपयोग किया होता है, क्योंकि वह जमने में थोड़ा फैलता है। ठीक है, अब हमारा लगभग लास्ट में चल रहा है, हम 58वां कॉन्सेप्ट है, बोला है बफर सॉल्यूशन से, कि वह विलयन जो pH में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है क्या कहलाता है, बफर विलयन। मानव रक्त किस प्रकार का बफर है, तो प्राकृतिक बफर है। ठीक है, एक अम्लीय बफर का उदाहरण क्या है, तो अम्लीय बफर का उदाहरण क्या है, तो CH3COOH और CH3CONA है। हमारे रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक, हल्का क्षारीय होता है। आँखों की दवाई में बफर का उपयोग क्यों होता है, तो आँखों की संवेदनशीलता के अनुसार pH बनाए रखने के लिए। ठीक, अब आता है हमारा बेकिंग सोडा विनेगार या विनेगार रिएक्शन के लिए। बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रिया से कौन सी गैस के बुलबुले साथ निकलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए हमारा जो भी पकवान होता है वो फूलते हैं। रसोई घर में केक को स्पंजी और फुलाने के लिए क्या डाला जाता है, तो बेकिंग पाउडर डाला जाता है। बेकिंग पाउडर के किन दो चीज़ों का मिश्रण है, तो है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, अगर सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा गैस पैदा होता है, तो वो CO2 होता है। खाना जल्दी पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का। अगला कॉन्सेप्ट की हम बात करें एटॉमिक नंबर से या पीरियोडिक क्लास से, कि किस तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉनिक संख्या दर्शाती है। समस्थानिक वे तत्व हैं जिनका परमाणु संख्या क्या होता है, समान होती है, और द्रव्यमान अलग अलग होता है। संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान समान होता है, और जबकि उनका परमाणु संख्या अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद क्यों है, क्योंकि यह क्षार धातुओं के और हाइड्रोजन दोनों जैसे गुण दिखाता है। और देखिएगा ये फर्स्ट नंबर में आता है। अगर हमारा बात करें क्लोरीन और डिसइंफेक्शन की बात करें, तो पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस मिलाती है, तो क्लोरीन आपको पता है। मस्टर्ड गैस बनाने में किस गैस का उपयोग होता है, तो क्लोरीन की। और बोला क्लोरीन की गैस की खोज किसने की थी, तो सीले ने किए थे। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की गंध क्यों आती है, तो हवा की CO2 के साथ साथ धीरे धीरे अपक्रिया करने के कारण। बोला समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है, तो क्लोरीन ही है, क्योंकि NaCl के रूप में है। अब अगला कॉन्सेप्ट है 62 लगभग लास्ट है, वाटर कंपाउंड से। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:1 है। ये मैंने बताया पीछे बताया मैंने। पानी के अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। ठीक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, तो जल को बोला जाता है। शुद्ध जल बिजली का कैसा चालक है, तो कुचालक होता है। ठीक, पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उबालकर या क्लोर विधि द्वारा। अगला कॉन्सेप्ट देखें, तो ये हमारा लगभग लास्ट है, क्योंकि स्कैंडियम पीरियोडिक टेबल से। परमाणु संख्या 21 वाला तत्व स्कैंडियम जिस ब्लॉक का हिस्सा है वो है D ब्लॉक। स्कैंडियम की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड फ्रेडरिक नील्सन को। आवर्त सारणी में स्कैंडियम किस समूह और आवर्त सारणी में आता है, तो समूह 3 में और आवर्त 4 में आता है। एल्युमिनियम स्कैंडियम मिश्र धातु का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो एरोस्पेस और विमान के पुर्जे बनाने में होता है। ठीक,
एस्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो Ar3D1H4S2 होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, एनटीपीसी में नहीं पूछता ये सब। तो आगे चलते हैं कि जॉन डाल्टन और एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो डाल्टन के अनुसार जो भी कण है अविभाज्य और अविनाशी है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम परमाणु सिद्धांत का किस प्रक्रिया में सम्मिल खाता है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिद्धांत की, तो कि परमाणु की न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के निश्चित पथ पर विचार किसने किया था? तो है नील्स बोर ने किया था। आधुनिक समय में परमाणुओं को विभाज्य माना जाता है। इसमें कौन से 3 मुख्य कारण हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में तत्वों के लिए किन्हें चिन्हों का सुझाव दिया था? तो वृत्ताकार चित्र का, ज्योमेट्रिकल सिंबल को। देखिए हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहा है 65वां, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर से कि NH3 का संयोगी अम्ल क्या है? तो है NH4 का। H2O का संयोगी क्षार क्या है, क्या होगा? तो है OH- का। ठीक, बोला सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजिक क्षार क्या है? तो HH4- का। संयोगी अम्ल क्षार युग में केवल किसका अंतर होता है? तो एक प्रोटॉन का। ठीक है, क्योंकि आपको देखे होंगे जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन रहेगा और जबकि क्षार में OH रहता है, ये आप लोग देखेंगे। एम्फीप्रोटिक पदार्थ किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन दान भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। इसको एम्फोटेरिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो बस इतना आप लोग देख के जाइएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले इतना ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में साइंस से आते ही रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।